शाम का समय था। मुंबई की सबसे ऊंची और आलीशान बिल्डिंग समर रेजिडेंसी की 28वीं मंजिल पर स्थित राइका मेहरा के पेंट हाउस में हल्की रोशनी थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए चुपचाप सब देख रही हों। राइका, जो महज 27 वर्ष की थी, लेकिन देश की टॉप 100 सबसे अमीर महिलाओं में उसका नाम छप चुका था और जिसका फैशन ब्रांड RME इंटरनेशनल बाजार में नाम कमा रहा था, वो इस वक्त उस स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन पर किसी साधारण सी तस्वीर को झूम करके देख रही थी। उस तस्वीर में एक लड़का सफेद कुर्ता पायजामा और पुराना फटा हुआ झोला लिए किसी गली के बाहर झाड़ू लगा रहा था, और उस तस्वीर के बैकग्राउंड में कहीं दूर एक साइकिल खड़ी थी जिसके हैंडल पर एक थैला टंगा हुआ था। तस्वीर किसी भी आम इंसान के लिए बेमायने हो सकती थी, लेकिन राइका की आंखें उस तस्वीर को देखकर बार बार नम हो रही थीं। वो फोटो उसके मोबाइल के उस फोल्डर में थी जिसे उसने लॉक कर रखा था और जिसका नाम था अनकही। इस फोल्डर में सिर्फ उसी लड़के की तस्वीरें थीं जो कभी उसके यहां नौकर हुआ करता था। उसका नाम था अंशु। उम्र कोई 24-25 की होगी। ज्यादा बोलता नहीं था, सर झुकाकर काम करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया का होकर भी इस दुनिया से बाहर हो। राइका ने जब उसे पहली बार देखा था तो वो उसके फार्म हाउस के स्टाफ में शामिल हुआ था। बाकी नौकरों से अलग, हमेशा समय पर, शांत और बिना किसी उम्मीद के काम करता। लेकिन राइका को उसकी आंखों में ऐसा कुछ दिखा था जो शायद और किसी को नहीं दिखा, जैसे कोई पुराना चिट्ठा जो अधूरा रह गया हो, एक कहानी जो कभी शुरू ही ना हो पाई हो। धीरे धीरे वो अंशु के बारे में जानने लगी, लेकिन अंशु उससे हमेशा एक दूरी बनाकर रखता। उसका कभी उसकी आंखों में सीधे नहीं देखना, बातों को टाल जाना और खुद को सबसे अलग रखना, यही सब राइका को खींचता रहा। एक दिन अचानक अंशु बिना कुछ कहे चले गया। कोई नोट, कोई इस्तीफा नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। बस उसकी एक पुरानी घड़ी और टूटी हुई चप्पल लॉन्ड्री रूम में पड़ी रह गई। राइका को उसकी कमी तब तक नहीं महसूस हुई जब तक उसने उसे अपने सपनों में देखना शुरू नहीं किया। कभी एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ, कभी किसी खेत में बकरी चराते हुए, कभी एक पुल के नीचे भीगता हुआ। ये सपने नहीं थे, ये संकेत थे, लेकिन किस चीज के, ये समझ नहीं आ रहा था। और तब से अब तक 1.5 साल हो गया। राइका की सारी कोशिशें, पैसे, एजेंसियां, सोशल मीडिया, कुछ भी अंशु का सुराग नहीं दे पाया। और अब वो खुद उसके गांव जा रही थी, बिना किसी को बताए, बिना बॉडीगार्ड, बिना किसी शोर के। उसके पास बस एक झोला था जिसमें एक पुराना कैमरा, थोड़े पैसे और वही घड़ी थी जो अंशु छोड़ गया था। उसकी गाड़ी जब बिहार के एक दूरस्थ जिले में दाखिल हो रही थी तो उसका दिल एक अनजानी घबराहट से भर गया था, जैसे कोई एक भूल उसे वहां खींच लाई हो और उस भूल को अब वो सही करना चाहती थी। लेकिन क्या यह सब महज एक नौकर के लिए था? नहीं, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी परछाई से भी गहरा था, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ वो जानती थी और कोई नहीं। गांव की गलियों में जब उसने अंशु को देखा तो वो पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसने राइका को देखा और बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया, जैसे जानबूझकर हर जवाब को एक और सवाल में बदल देना चाहता हो। राइका उसके पीछे गई। दरवाजा खुला था, लेकिन भीतर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक कोना जहां अंशु बैठा था और उसके सामने एक लड़की की फोटो रखी थी। उस फोटो के नीचे लिखा था, मेरी दुनिया। राइका ने वह फोटो उठाई तो देखकर चौंक गई। वो फोटो किसी और की नहीं, उसी की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता था जब उसने कभी अंशु को अपनी कोई तस्वीर नहीं दी? राइका की उंगलियां उस पुरानी तस्वीर को थामे कांप रही थीं, मानो किसी भूतकाल की राख अभी तक उसकी त्वचा पर चिपकी हो। सामने बैठा अंशु सिर झुकाए गहरी चुप्पी में लिपटा था, और उस चुप्पी में एक अजीब सी गर्मी थी जो किसी आग की तरह उसके भीतर कुछ जला रही थी। राइका ने कांपती आवाज में पूछा, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? लेकिन अंशु ने कुछ नहीं कहा, बस दीवार की तरफ देखा जहां एक पीली पड़ चुकी भगवान बुद्ध की तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे एक संदूक रखा था जिस पर धूल की परतें थीं। अंशु उठा, धीरे धीरे उस संदूक के पास गया, उसे खोला
और एक पुराना रजिस्टर बाहर निकाला। उसके पन्नों में कुछ खत थे, एक डायरी, कुछ चाय की दुकान के बिल और एक अधूरी कविता। राइका ने वो डायरी खोली तो पहला ही वाक्य था, तुम्हें देखना, तुम्हारे पास रहना, पर कभी कुछ कह ना पाना, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। हर पन्ना जैसे अंशु की आत्मा का टुकड़ा था, जिसमें राइका की हर बात, हर मुस्कान, उसके हाथों की हर हरकत तक दर्ज थी। उसने उस डायरी को गुस्से से बंद किया और बोली, अगर इतना सब कुछ था तो भागे क्यों? सामने आकर कह क्यों नहीं दिया? अंशु की आंखों में एक थरथराती परछाई थी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप करोड़ों की मालकिन थीं, मैं एक झाड़ू लगाने वाला लड़का। आपकी दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं था, और मेरा सच उस जगह के लायक नहीं था जहां मैं पहुंचना ही नहीं चाहता था। राइका कुछ पल उसे घूरती रही, फिर बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं नाम देखती हूं? अगर मैं ऐसा करती तो आज यहां नहीं होती। अंशु ने फिर सिर झुका लिया, पर अब उसकी पलकों पर एक नमी तैरने लगी थी। राइका ने पूछा, तुम्हारा सच क्या है अंशु? क्या वो ही है जिससे तुम मुझे बचाना चाहते थे? अंशु ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, सच ये है कि मैं कभी भी सिर्फ नौकर नहीं था, मैं एक तलाश में था, अपने पिता की तलाश में, जिन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया था। बस एक नाम था उनके पास, राजीव मेहरा। और जब मैं आपकी हवेली में आया और मेहराओं की तस्वीर देखी तो मेरा दिल डूब गया, क्योंकि आपके पिता के नाम के साथ वही उपनाम था। राइका की रगें जैसे जम गई हों, उसके होंठ सूख गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम क्या कह रहे हो? राजीव मेहरा मेरे पिता हैं। अंशु की आवाज में कोई साजिश नहीं थी, बस एक पुराना दर्द था जिसे उसने सालों तक दबाकर रखा था। वो बोला, मैं यकीन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप रहकर हर दस्तावेज पढ़े, स्टाफ से बातें की, आपके पुराने एल्बम देखे, और तब यकीन हुआ कि आपकी मां के पहले भी एक और औरत थी, और उससे जो बेटा था वो मैं हूं। राइका की आंखों से जैसे सब कुछ धुंधला हो गया। अंशु उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो बोला, मैं इसीलिए गया क्योंकि मैं तुम्हें बहन मानने लगा था, और इस एहसास से डर गया था कि जो भावनाएं मेरे मन में थीं वो अब पाप की तरह लगने लगी थीं। अब राइका का चेहरा पत्थर जैसा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुने और क्या महसूस करे। वो लड़का जिसे वो तलाशती रही, जिससे वो खुद को जोड़ती रही, वही उसका। लेकिन तभी एक और रहस्य उसके सामने रखा गया। अंशु ने कहा, लेकिन शायद ये भी सच नहीं है। राइका चौंकी। मतलब? अंशु बोला, क्योंकि उसी डायरी में मेरे साथ भेजा गया एक नोट है जिसमें लिखा है कि राजीव मेहरा नाम बस एक झूठ था। असली पिता का नाम किसी और ने छिपा दिया ताकि मैं कभी उसे ढूंढ न सकूं। और वो राज सिर्फ एक आदमी जानता है, बब्बन मिस्त्री, जो कभी तुम्हारे पिताजी का सबसे वफादार आदमी हुआ करता था, लेकिन अचानक गायब हो गया। कुछ तो ऐसा है जो अब तक किसी ने नहीं बताया। राइका के भीतर तूफान उठ रहा था। अब कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रही, यह परिवार, पहचान और अतीत के गहरे जाल की ओर बढ़ रही थी, और दोनों को मिलकर उस जाल को सुलझाना था जिसमें कई चेहरे, नाम और झूठ फंसे हुए थे। राइका को अब तक जिस जिंदगी पर गर्व था, उसका हर टुकड़ा जैसे हवा में तैरता हुआ बिखर रहा था। एक एक रिश्ते पर, पहचान पर और अपने ही अस्तित्व पर संदेह होने लगा था। सामने बैठा अंशु अब एक नौकर नहीं लग रहा था, न ही कोई पराया, बल्कि वो एक ऐसा आईना बन चुका था जिसमें राइका पहली बार अपने परिवार की उस सच्चाई को देख रही थी जिसे अब तक उस पर थोपे गए चकाचौंध और नकली मुस्कानों ने छिपा रखा था। बब्बन मिस्त्री, यह नाम उसके कानों में जैसे एक अनसुनी गूंज की तरह बज रहा था। उसने अपने बचपन में शायद यह नाम किसी पुराने नौकर की बातचीत में सुना था, लेकिन तब उसका कोई मतलब नहीं समझा। पर अब यह नाम जैसे एक चाबी था उस दरवाजे की ओर जो मेहरा परिवार के सबसे गहरे और छुपे हुए भेद की ओर खुलता था। राइका ने अंशु से पूछा, क्या तुम्हें पता है वो बब्बन अब कहाँ है? अंशु ने गर्दन हिलाई। नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अचानक गायब नहीं हुआ था, उसे गायब किया गया था, और उसका नाम मेहरा हाउस होल्ड की पुरानी डायरी से भी मिटा दिया गया था। ये सुनते ही राइका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे हर सच उसके भीतर किसी दरार की तरह फैल रहा हो। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली,
हम दोनों अब साथ चलेंगे वापस मुंबई। मुझे अपनी हवेली में वो कमरा खोलना है जो पापा के कहने पर हमेशा लॉक रहा। वो स्टोर रूम जहां कहा गया था कि सिर्फ पुराने गमलों और फालतू सामान को रखा गया है, लेकिन अब लगता है वहां कुछ और भी है। अंशु पहले थोड़ा हिचका, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी, जैसे अब उसकी बरसों की तलाश को दिशा मिल रही हो। दोनों ने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ी और बिना किसी को कुछ बताए सीधे हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर का गेट जब खुला तो वहां खड़े दो पुराने चौकीदारों ने चौंक कर देखा, लेकिन राइका ने बस एक नजर डाली और चुपचाप भीतर चली गई। ऊपर तीसरी मंजिल पर एक पतला सा गलियारा था जहां कम रोशनी पड़ती थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी थीं। वहां उस आखिरी कमरे का दरवाजा था, सालों से बंद, झंग लगा ताला, और उसके नीचे जमा हुई धूल जैसे सालों की चुप्पी का प्रतीक थी। राइका ने खुद चाबी निकाली, जिसे उसकी मां ने एक बार बस यूं ही दिखाकर कहा था, इसे कभी मत खोना, यह उस जगह की चाबी है जहां सिर्फ तुम्हारे पिता जाते थे। लेकिन तब राइका ने सोचा था कि वो महज एक स्टोर रूम है। ताला खुला और कमरा धीरे धीरे खुला। भीतर एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर दीमक लगी लकड़ी की अलमारियां, एक पुराना बक्सा और एक लोहे की अलमारी। राइका ने सबसे पहले वही बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक गिटार का टूटा तार और कई अखबारों की कतरनें थीं। लेकिन जैसे ही उसने गहराई से देखा तो एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, बब्बन को हटाना जरूरी था। वो बहुत जानता था, अगर ये किसी ने पाया तो समझो सब खत्म। उस हस्ताक्षर को देखकर राइका की सांसें थम गईं, क्योंकि वह हस्ताक्षर उसके पिता राजीव मेहरा का था। अब वो बात साफ हो चुकी थी कि बब्बन के साथ कुछ हुआ था, कुछ जानबूझकर, लेकिन क्यों? अंशु ने वो चिट्ठी हाथ में ली, फिर एक और चिट्ठी जो उसी बक्से के नीचे दबी हुई थी, और इस बार वह चिट्ठी बब्बन की लिखी हुई थी, अधूरी, डर से भरी हुई। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बातों का यकीन मत करना। मैं सच जानता हूं, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते। मैं उसे हर रोज मेहराओं के मंदिर वाले कमरे में देखता हूं, पर कोई मानता नहीं। यह सुनते ही राइका का माथा ठनका। हमारे मंदिर के कमरे में? लेकिन वहां तो... अंशु ने उसकी बात काटी। वहां कुछ है जो छिपाया गया है, और शायद उसी कमरे में इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा टुकड़ा दफन है। और फिर दोनों उसी दिशा में बढ़े, हवेली के मंदिर कक्ष की ओर, जहां दीवार पर लगा शिवलिंग और उसके नीचे बनी लकड़ी की पटरी पर कभी कोई पुराना बॉक्स हुआ करता था। लेकिन अब वो नहीं था। मंदिर में बहुत कुछ बदल दिया गया था, लेकिन जमीन का एक हिस्सा बाकियों से अलग दिख रहा था, जैसे हाल ही में उसे खोदा या ढंका गया हो। अंशु ने वहीं से एक छेनी उठाई और जमीन कुरेदनी शुरू की। थोड़ी देर में वहां से एक लोहे की प्लेट निकली, जिस पर उर्दू में कुछ उकेरा हुआ था, रफीउद्दीन 1963, जो हक छुपाया गया वो लौटेगा। यह नाम किसी मुस्लिम आदमी का था। तो अब कहानी एक और मोड़ ले रही थी। क्या मेहरा हवेली में कभी किसी और का अधिकार था? क्या बब्बन मिस्त्री का कोई रिश्ता उस रफीउद्दीन से था? और क्या यही वह सच था जिसे राइका के पिता पूरी जिंदगी दबाते रहे? सवाल अब इतने गहरे हो गए थे कि खुद राइका को भी लगने लगा कि उसकी जड़ें जिनसे वो आज तक जुड़ी थीं, शायद वे उसकी थीं ही नहीं। और अब इन सवालों का पीछा करना सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि जरूरी बन चुका था, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक नौकर की पहचान का नहीं रहा, बल्कि एक पूरी विरासत की सच्चाई को सामने लाने का था। अंशु और राइका जब मंदिर के नीचे मिली उस लोहे की प्लेट को देखकर बाहर निकले, तो हवेली के हर कोने में जैसे कोई अनजानी परछाई घुस आई थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि अब उन्हें भारी लग रही थी, जैसे हर ध्वनि के साथ किसी पुराने वक्त की चीखें बाहर आना चाहती हों। राइका ने उस प्लेट की तस्वीर खींची और तुरंत ही अपने एक निजी शोधकर्ता मित्र साहिल से संपर्क किया, जो लिपि, इतिहास और पुरानी जमीनों के दस्तावेजों में माहिर था। साहिल ने जब उस प्लेट की इमेज देखी तो एक ही वाक्य कहा, तुम जिस जगह खड़ी हो वो किसी और की जमीन रही है। और रफीउद्दीन कोई मामूली आदमी नहीं था। अगले ही दिन साहिल खुद मुंबई आ गया और उन्होंने मिलकर मेहरा हवेली की 100 साल पुरानी जमीन से संबंधित फाइलें निकालीं,
जो लोक रजिस्ट्रार ऑफिस में बंद कमरों में धूल खा रही थीं। वहां से जो पता चला, उसने कहानी को पूरी तरह उलट दिया। हवेली जिस जमीन पर बनी थी, वह कभी एक मुस्लिम रईस जमींदार रफीउद्दीन खान की थी, जिनकी कोठी वहीं थी। लेकिन 1971 में अचानक एक सरकारी अधिग्रहण आदेश के जरिए वो जमीन जनहित के नाम पर मेहराओं को हस्तांतरित कर दी गई। और इस प्रक्रिया में कोई नाम या वारिस नहीं बचा, सिर्फ दस्तावेजों पर एक हस्ताक्षर था, बी मिस्ट्री गॉव्ट विटनेस। यानी यही बब्बन मिस्त्री उस जमीन अधिग्रहण की गवाही देने वाला सरकारी आदमी था। लेकिन आश्चर्य यह था कि उसकी नियुक्ति का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। वो जैसे अचानक उस साल जमीन के मामले में प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। राइका और अंशु अब समझ चुके थे कि बब्बन मिस्त्री की भूमिका सिर्फ एक नौकर की नहीं थी, बल्कि वह एक गवाह था, एक राजदार और शायद एक गुनहगार भी। लेकिन क्यों और किसके कहने पर? क्या रफीउद्दीन को हटाया गया या खुद ही सब छोड़ गए? अब यह जानना जरूरी था कि बब्बन आखिर गया कहां। और तब अंशु को याद आया कि गांव में एक बूढ़ा आदमी था, भोलू भिखारी, जो अक्सर बड़बड़ाता था कि बब्बन जिंदा है, लेकिन वो अब बब्बन नहीं रहा। यह सुनकर दोनों फिर से उसी गांव की ओर रवाना हुए। अब की बार सीधे भोलू की तलाश में। गांव की गलियों में जब उन्होंने भोलू को ढूंढा, तो वह एक सूखी हुई बरगद के नीचे बैठा मिट्टी से कुछ चित्र बना रहा था। आंखें अधखुली, शरीर पर पुराने मैले कपड़े और दाढ़ी में धूल जमी हुई थी। जब अंशु ने जाकर कहा, बब्बन कहाँ है, तो वह पहले तो हंसा, फिर एक अजीब सी तर्जनी उंगली से जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और बोला, जहां तुम्हारा नाम मिटाया गया, वहीं उसका चेहरा बदल दिया गया। बब्बन अब मौलाना करीमुल्लाह बन गया है। मस्जिद के पीछे जो पुरानी सराय है, वहां हर शुक्रवार को वो तिलक लगाए बैठा मिलता है। लेकिन वो किसी को नहीं पहचानता। वो अब सच बोलना भूल गया है, लेकिन आंखें अब भी डरती हैं। राइका के रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे संभव था कि एक ही आदमी दो पहचानों में जी रहा हो, या जीने के लिए मजबूर किया गया हो? और क्या वो अब भी उस पुराने जमीर के बोझ तले दबा हुआ था? जब वे शुक्रवार को उस सराय पहुंचे, तो वहां एक पतली सी गली में एक कमरा था, जिसमें चटाई बिछी थी और दीवारों पर सूफी संतों की तस्वीरें थीं। वहां बैठा एक बुजुर्ग आदमी वाकई किसी मौलाना जैसा दिख रहा था, सिर झुका हुआ, हाथ में तस्बीह। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, अंशु कांप गया। वो वही चेहरा था जो कभी हवेली के बगीचे में पौधे सींचा करता था। वही झुकी हुई पीठ, वही झुकी हुई नजर। राइका ने धीरे से उसके सामने वो पुराना पत्र रख दिया जिस पर उसके दस्तखत थे, और कहा, आप बब्बन मिस्त्री हैं? उस आदमी ने तस्बीह रोक दी, चुपचाप पत्र देखा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, अब मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अगर तुम लोग आ ही गए हो, तो उस सच को मत जगाओ जो अब तक सोने का बहाना कर रहा है। तुम जानते नहीं, अगर मैंने वो राज बोला तो सिर्फ एक घर नहीं, एक पूरा नाम डूब जाएगा। और जब नाम डूबते हैं तो सिर्फ कागज नहीं भीगते, रिश्ते भी डूबते हैं। राइका की आवाज कांप रही थी। कौन सा नाम, कौन सा रिश्ता? बब्बन की आंखें अब भटकने लगीं और उसने एक नाम बोला, रफीउद्दीन खान। तुम्हारे नाना थे, तुम्हारी मां रजिया बानो थीं, लेकिन उन्हें नाम बदलकर रेखा मेहरा बनाया गया, ताकि एक रईस खानदान की लड़की को एक कारोबारी की पत्नी बनाकर पूरे इतिहास को मिटाया जा सके। राइका अब बैठ गई, उसकी सांसें रुक रही थीं। उसका पूरा जीवन एक झूठ पर खड़ा था, और अंशु अब उसे सहारा दे रहा था। एक नौकर जो अब शायद उसका भाई नहीं, बल्कि अकेला सच्चा हमराज था। लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं थी, क्योंकि रफीउद्दीन का क्या हुआ? और क्यों कोई नहीं चाहता था कि राइका को उसकी मां की असल पहचान पता चले? कौन थे वे लोग जो बब्बन को मौलाना बना गए? और क्यों? अब यह रहस्य केवल व्यक्तिगत नहीं रह गया था, अब यह एक षड्यंत्र था, एक सुनियोजित जाल, जिसके हर धागे को अलग करना था। और तभी शायद राइका को समझ आएगा कि आखिर क्यों एक लड़की करोड़पति होकर भी एक नौकर के पीछे जा रही है। मौलाना करीमुल्लाह उर्फ बब्बन मिस्त्री की झुर्रियों में छुपी वह चुप्पी अब बोलने लगी थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी हर बात किसी बंद तहखाने की तरह खुल रही थी। वह बोला, तुम सोचती हो कि तुम करोड़ों की वारिस हो, लेकिन जिस विरासत पर तुम बैठी हो,
उसमें तुम्हारा खून तो है, लेकिन नाम नहीं, क्योंकि वो नाम जिसने तुम्हारी माँ को जिंदा दफन किया वो कभी उनका था ही नहीं। रेखा मेहरा, ये नाम उन्हें जबरन दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने अतीत से नफरत करें, ताकि मेहराओं की दुनिया साफ और संभ्रांत दिखे। रायका की आंखें अब बंद थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ खुल रहा था, एक आवाज, एक गूंज, जो उसे बार बार यह महसूस करवा रही थी कि वो जो कुछ भी जानती थी उसमें से अधिकांश झूठ था। बब्बन आगे बोला, मैंने तुम्हारी माँ को रोते देखा है, उस कमरे में जहां वो रोज रफीउद्दीन की तस्वीर के सामने बैठकर कुरान की आयतें पढ़ती थीं, लेकिन फिर उन्हीं को बिंदी लगाकर प्रेस के सामने मुस्कुराते हुए रेखा मेहरा बनना पड़ता था। तुम्हारे पिता ने सिर्फ उनसे नहीं, खुद से भी झूठ बोला, और उस झूठ को ढकने के लिए मुझे बुलाया गया। मेरा काम था सब कुछ साफ करना, नाम मिटाना, दस्तावेज बदलना और रफीउद्दीन को देशद्रोही जमींदार घोषित करवा देना, ताकि सब कुछ कानूनी लगे। लेकिन मैं डर गया, मैं सच छिपा बैठा और फिर वही सच मुझे खाने लगा। यही वजह थी कि मैंने खुद को मिटा दिया और मौलाना बन गया, ताकि मैं खुद को माफ कर सकूं। रायका की आंखों से अब आंसू गिरने लगे। वो धीरे से उठी और बाहर निकल आई। वहां अंशु खड़ा था। उसे देखकर वो बस चुपचाप उसकी ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसके पास कोई और शब्द नहीं थे, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वो अंशु के पीछे क्यों भागी। क्योंकि अंशु अकेला इंसान था जो झूठ की उस दुनिया में कभी झूठा नहीं हुआ था, जिसने उसे बिना पहचान के भी समझा, बिना दावा किए साथ खड़ा रहा। और जब सब छूट गया, नाम, सम्मान, विरासत, तब भी वही एक व्यक्ति ऐसा था जो उसके लिए सिर्फ एक इंसान के तौर पर रहा, न कि किसी पद, पैसे या झूठी पहचान के आधार पर। रायका ने जब पहली बार अंशु को देखा था, तब उसे यह नहीं पता था कि वो नौकर है या कुछ और। उसे बस इतना लगा था कि उस लड़के की चुप्पी में कोई ऐसी आवाज छिपी है जो उसके भीतर की टूटन से बात करती है, जो उसके चमकदार जीवन के पीछे की थकान को पहचानती है। और अब जब सारी परतें खुल चुकी थीं और वह जान चुकी थी कि उसका अस्तित्व एक राजनीतिक सौदेबाजी और पारिवारिक छल का हिस्सा रहा है, तो वो अकेला अंशु ही था जो उसके उस पुराने असली स्वरूप से जुड़ता था, जिससे कभी कोई नहीं जुड़ पाया। क्योंकि जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, तब आप उसे ढूंढते हैं जो कभी कुछ लेने नहीं आया था। और अंशु वही था, रायका का अतीत, वर्तमान और शायद एकमात्र ऐसा भविष्य जिसकी कोई धौंस नहीं थी, कोई नकाब नहीं था। इसीलिए वो करोड़पति होकर भी उसके पीछे भागी थी, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसी में अपना सच्चा चेहरा देखा था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब रायका ने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेगी, लेकिन उस हवेली में नहीं, उस शहर में नहीं जहां उसकी पहचान झूठी थी, बल्कि वहां जहां सच को अब बोलना है, जहां उसे रफीउद्दीन का नाम वापस दिलाना है, अपनी मां की असल पहचान को उजागर करना है और एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, जिसमें अंशु अब उसके बराबर खड़ा रहेगा। न नौकर, न भाई, न कोई रिश्ता, बस एक ऐसा साथी जिसने हर परत के नीचे भी उसे वही रहने दिया जो वो सच में थी। एक औरत जो सिर्फ जाना चाहती थी कि मैं कौन हूं, और जब ये जवाब मिल गया, तब उसे एहसास हुआ कि जिसे वो नौकर समझती थी, असल में वही उसकी आत्मा का दर्पण था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।